क्या केवल बातें करना ही देशभक्ति है, या असली सेवा जमीन पर उतरकर होती है? आज की कहानी हमें आईना दिखाती है, जहां शब्द और कर्म के बीच का अंतर साफ दिखाई देता है। सुनिए महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की प्रेरणादायक कहानी, उपदेश। आप सुन रहे हैं ऑडियो ज्ञान हिंदी, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जी भी जाती हैं। प्रयाग के सुशिक्षित समाज में पंडित देवरत्न शर्मा वास्तव में एक रत्न थे। शिक्षा भी उन्होंने उच्च श्रेणी की पाई थी और कुल के भी उच्च थे। न्यायशिला गवर्नमेंट ने उन्हें एक उच्च पद पर नियुक्त करना चाहा, पर उन्होंने अपनी स्वतंत्रता का घात करना उचित न समझा। उनके कई शुभचिंतक मित्रों ने बहुत समझाया कि इस सुअवसर को हाथ से मत जाने दो। सरकारी नौकरी बड़े भाग्य से मिलती है, बड़े बड़े लोग इसके लिए तरसते हैं और कामना लिए ही संसार से प्रस्थान कर जाते हैं। अपने कुल की कीर्ति उज्ज्वल करने का इससे सुगम और मार्ग नहीं है। इसे कल्पवृक्ष समझो। विभव, संपत्ति, सम्मान और ख्याति, यह सब इसके दास है। रह गई देश सेवा, सो तुम ही देश के लिए क्यों प्राण देते हो? इस नगर में अनेक बड़े बड़े विद्वान और धनवान पुरुष हैं, जो सुख चैन से बंगलों में रहते और मोटरों पर हरहराते, धूल की आंधी उड़ाते घूमते हैं। क्या वे लोग देश सेवक नहीं हैं? जब आवश्यकता होती है या कोई अवसर आता है तो वे देश सेवा में निमग्न हो जाते हैं। अभी जब म्यूनिसिपल चुनाव का झगड़ा छिड़ा तो मेयोहाल के हाथे में मोटरों का तांता लगा हुआ था। भवन के भीतर राष्ट्रीय गीतों और व्याख्यानों की भरमार थी। पर इनमें से कौन ऐसा है जिसने स्वार्थ को तिजांजलि दे रखी हो? संसार का नियम ही है कि पहले घर में दिया जलाकर तब मस्जिद में जलाया जाता है। सच्ची बात तो यह है कि यह जातीयता की चर्चा कुछ कॉलेज के विद्यार्थियों को ही शोभा देती है। जब संसार में प्रवेश हुआ तो कहाँ की जाति और कहाँ की जातीय चर्चा। संसार की यही रीति है। फिर तुम्ही को काजी बनने की क्या जरूरत? यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो सरकारी पद पाकर मनुष्य अपने देश भाइयों की जैसी सच्ची सेवा कर सकता है, वैसी किसी अन्य व्यवस्था से कदापि नहीं कर सकता। एक दयालु दारोगा सैकड़ों जातीय सेवकों से अच्छा है। एक न्यायशील, धर्मप्रायण मजिस्ट्रेट सहोजातीय दानवीरों से अधिक सेवा कर सकता है। इसके लिए केवल हृदय में लगन चाहिए। मनुष्य चाहे जिस अवस्था में हो, देश का हित साधन कर सकता है। इसीलिए अब अधिक आगा पीछा न करो, चटपट पद को स्वीकार कर लो। शर्मा जी को और युक्तियां कुछ न जंची, पर इस अंतिम युक्ति की सारगर्भिता से वह इनकार न कर सके। लेकिन फिर भी चाहे नियमप्रायणता के कारण, चाहे केवल आलस्य के वश, जो बहुधा ऐसी दशा में जातीय सेवा का गौरव पा जाता है, उन्होंने नौकरी से अलग रहने में ही अपना कल्याण समझा। उनके इस स्वार्थ त्याग पर कॉलेज के नवयुवकों ने उन्हें खूब बधाइयां दी। इस आत्मविजय पर एक जातीय ड्रामा खेला गया, जिसके नायक हमारे शर्मा जी ही थे। समाज की उच्च श्रेणियों में इस आत्मत्याग की चर्चा हुई और शर्मा जी को अच्छी खासी ख्याति प्राप्त हो गई। इसी से वह कई वर्षों से जातीय सेवा में लीन रहते थे। इस सेवा का अधिक भाग समाचार पत्रों के अवलोकन में बीतता था, जो जातीय सेवा का ही एक विशेष अंग समझा जाता है। इसके अतिरिक्त वह पत्रों के लिए लेख लिखते, सभाएं करते और उनमें फड़कते हुए व्याख्यान देते थे। शर्मा जी फ्री लाइब्रेरी के सेक्रेटरी, स्टूडेंट्स एसोसिएशन के सभापति, सोशल सर्विस लीग के सहायक मंत्री और प्राइमरी एजुकेशन कमेटी के संस्थापक थे। कृषि संबंधी विषयों से उन्हें विशेष प्रेम था। पत्रों में जहां कहीं किसी नई खाद या किसी नवीन आविष्कार का वर्णन देखते, तत्काल उस पर लाल पेंसिल से निशान कर देते और अपने लेखों में उसकी चर्चा करते थे। किंतु शहर से थोड़ी दूर पर उनका एक बड़ा ग्राम होने पर भी वह अपने किसी असामी से परिचित न थे। यहाँ तक कि कभी प्रयाग के सरकारी कृषि क्षेत्र की सैर करने न गए थे।
उसी मोहल्ले में एक लाला बाबूलाल रहते थे। वह एक वकील के मुहर्रिर थे। थोड़ी सी उर्दू हिंदी जानते थे और उसी से अपना काम भली भांति चला लेते थे। सूरत शक्ल के कुछ सुंदर न थे। उस शक्ल पर मऊ के चारखाने की लंबी अचकन और भी शोभा देती थी। जूता भी देशी ही पहनते थे। यद्यपि कभी कभी वे कड़वे तेल से उसकी सेवा किया करते, पर वह नीच स्वभाव के अनुसार उन्हें काटने से न चूकता था। बेचारे को साल के 6 महीने पैरों में मलहम लगानी पड़ती। बहुधा नंगे पांव कचहरी जाते, पर कंजूस कहलाने के भय से जूतों को हाथ में ले जाते। जिस ग्राम में शर्मा जी की जमींदारी थी, उसमें कुछ थोड़ा सा हिस्सा उनका भी था। इस नाते से कभी कभी उनके पास आया करते थे। हाँ, तातील के दिनों में गांव चले जाते। शर्मा जी को उनका आकर बैठना नागवार मालूम देता, विशेषकर जब वह फैशनेबल मनुष्यों की उपस्थिति में आ जाते। मुंशी जी भी कुछ ऐसी स्थूल दृष्टि के पुरुष थे कि उन्हें अपना अनमिलापन बिल्कुल दिखाई न देता। सबसे बड़ी आपत्ति यह थी, वे बराबर कुर्सी पर डट जाते, मानो हंसों में कौआ। उस समय मित्रगण अंग्रेजी में बातें करने लगते और बाबूलाल को क्षुद्र बुद्धि, झक्की, बॉडम, बुद्धू आदि उपाधियों का पात्र बनाते। कभी कभी उनकी हंसी उड़ाते थे। शर्मा जी में इतनी सज्जनता अवश्य थी कि वे अपने विचारहीन मित्र को यथाशक्ति निरादर से बचाते थे। यथार्थ में बाबूलाल की शर्मा जी पर सच्ची भक्ति थी। एक तो वह BA पास थे, दूसरे वह देशभक्त थे। बाबूलाल जैसे विद्याहीन मनुष्य का ऐसे रत्न को आदरणीय समझना कुछ अस्वाभाविक न था। एक बार प्रयाग में प्लेग का प्रकोप हुआ। शहर के रईस लोग निकल भागे। बेचारे गरीब चूहों की भांति पटापट मरने लगे। शर्मा जी ने भी चलने की ठानी, लेकिन सोशल सर्विस लीग के वे मंत्री ठहरे। ऐसे अवसर पर निकल भागने में बदनामी का भय था। बहाना ढूंढा। लीग के प्रायः सभी लोग कॉलेज में पढ़ते थे। उन्हें बुलाकर इन शब्दों में अपना अभिप्राय प्रकट किया, मित्रवृंद, आप अपनी जाति के दीपक हैं। आप ही इस मरणोन्मुख जाति के आशास्थल हैं। आज हम पर विपत्ति की घटाएं छाई हुई हैं। ऐसी अवस्था में हमारी आंखें आपकी ओर न उठें तो किसकी ओर उठेंगी? मित्र, इस जीवन में देश सेवा के अवसर बड़े सौभाग्य से मिला करते हैं। कौन जानता है कि परमात्मा ने तुम्हारी परीक्षा के लिए ही यह वज्र प्रहार किया हो। जनता को दिखा दो कि तुम वीरों का हृदय रखते हो, जो कितने ही संकट पड़ने पर भी विचलित नहीं होता। हाँ, दिखा दो कि वह वीर प्रस्विनी पवित्र भूमि जिसने हरिश्चंद्र और भरत को उत्पन्न किया, आज भी शून्यगर्भा नहीं है। जिस जाति के युवकों में अपने पीड़ित भाइयों के प्रति ऐसी करुणा और यह अटल प्रेम है, वह संसार में सदैव यशकीर्ति की भागी रहेगी। आइए हम कमर बांधकर कर्मक्षेत्र में उतर पड़े। इसमें संदेह नहीं कि काम कठिन है, राह बीहड़ है। आपको अपने आमोद प्रमोद, अपने हॉकी टेनिस, अपने मिल और मिल्टन को छोड़ना पड़ेगा। तुम जरा हिचकोगे, हटोगे और मुंह फेर लोगे, परंतु भाइयों, जातीय सेवा का स्वर्गीय आनंद सहज में नहीं मिल सकता। हमारा पुरुषत्व, हमारा मनोबल, हमारा शरीर यदि जाति के काम न आवे तो वह व्यर्थ है। मेरी प्रबल आकांक्षा थी कि इस शुभ कार्य में मैं तुम्हारा हाथ बंटा सकता, पर आज ही देहातों में भी बीमारी फैलने का समाचार मिला है। अतएव मैं यहाँ का काम आपके सुयोग्य, सुदृढ़ हाथों में सौंप कर देहात में जाता हूँ कि यथासाध्य देहाती भाइयों की सेवा करूँ। मुझे विश्वास है कि आप सहर्ष मातृभूमि के प्रति अपना कर्तव्य पालन करेंगे। इस तरह गला छुड़ाकर शर्मा जी संध्या समय स्टेशन पहुंचे, पर मन कुछ मलिन था। वे अपनी इस कायरता और निर्बलता पर मन ही मन लज्जित थे। संयोगवश स्टेशन पर उनके एक वकील मित्र मिल गए। यह वही वकील थे जिनके आश्रय में
बाबूलाल का निर्वाह होता था। यह भी भागे जा रहे थे। बोले, कहिए शर्मा जी, किधर चले? क्या भाग खड़े हुए? शर्मा जी पर घड़ों पानी पड़ गया, पर संभल कर बोले, भागू क्यों? वकील ने कहा, सारा शहर क्यों भागा जा रहा है? शर्मा जी ने कहा, मैं ऐसा कायर नहीं हूं। वकील ने कहा, यार क्यों बात बनाते हो? अच्छा बताओ, कहाँ जाते हो? शर्मा जी ने कहा, देहातों में बीमारी फैल रही है, वहां कुछ रिलीफ का काम करूंगा। वकील ने कहा, यह बिल्कुल झूठ है। अभी मैं डिस्ट्रिक्ट गजट देख के चला आता हूं। शहर के बाहर कहीं बीमारी का नाम नहीं है। शर्मा जी निरुत्तर होकर भी विवाद कर सकते थे। बोले, गजट को आप देववाणी समझते होंगे, मैं नहीं समझता। वकील ने कहा, आपके कान में तो आकाश के दूत कह गए होंगे। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि जान के डर से भागा जा रहा हूं? शर्मा जी ने कहा, अच्छा, मान लीजिए यही सही। तो क्या पाप कर रहा हूं? सबको अपनी जान प्यारी होती है। वकील ने कहा, हाँ, अब आए राह पर। यह मर्दों की सी बात है। अपने जीवन की रक्षा करना शास्त्रा का पहला नियम है। लेकिन अब भूल कर भी देशभक्ति की डींग न मारिएगा। इस काम के लिए बड़ी दृढ़ता और आत्मिक बल की आवश्यकता है। स्वार्थ और देशभक्ति में विरोधात्मक अंतर है। देश पर मिट जाने वाले को देश सेवक का सर्वोच्च पद प्राप्त होता है। वाचालता और कोरी कलम घिसने से देश सेवा नहीं होती। कम से कम मैं तो अखबार पढ़ने को यह गौरव नहीं दे सकता। अब कभी बढ़-बढ़ कर बातें न कीजिएगा। आप लोग अपने सिवा सारे संसार को स्वार्थान समझते हैं, इसी से कहता हूं। शर्मा जी ने उद्दंडता का कुछ उत्तर न दिया। घृणा से मुंह फेर कर गाड़ी में बैठ गए। तीसरे ही स्टेशन पर शर्मा जी उतर पड़े। वकील की कठोर बात से खिन्न हो रहे थे। चाहते थे कि उसकी आंख बचाकर निकल जाया, पर देख ही लिया और हंसकर बोला, क्या आपके ही गांव में प्लेग का दौरा हुआ है? शर्मा जी ने कुछ उत्तर न दिया। बहली पर जा बैठे। कई बेगार हाजिर थे। उन्होंने असबाब उठाया। फागुन का महीना था। आमों के बौर से महकती हुई मंद वायु चल रही थी। कभी कभी कोयल की सुरीली तान सुनाई दे जाती थी। खलिहानों में किसान आनंद से उन्मत्त होकर फाग गा रहे थे। लेकिन शर्मा जी को अपनी फटकार पर ऐसी ग्लानि थी कि इन चित्ताकर्षक वस्तुओं का उन्हें कुछ ध्यान ही न हुआ। थोड़ी देर बाद वे ग्राम में पहुंचे। शर्मा जी के स्वर्गवासी पिता एक रसिक पुरुष थे। एक छोटा सा बाग, छोटा सा पक्का कुआं, बंगला, शिवजी का मंदिर, यह सब उन्हीं के कीर्ति चिन्ह थे। वह गर्मी के दिनों में यहीं रहा करते थे, पर शर्मा जी के यहाँ आने का पहला ही अवसर था। बेगारियों ने चारों तरफ सफाई कर रखी थी। शर्मा जी बहली से उतरकर सीधे बंगले में चले गए। सैकड़ों असामी दर्शन करने आए थे, पर वह उनसे कुछ न बोले। घड़ी रात जाते जाते शर्मा जी के नौकर टमटम लिए आ पहुंचे। कहार, साइंस और रसोइया महाराज तीनों ने असामियों को इस दृष्टि से देखा मानो वह उनके नौकर हैं। साइंस ने एक मोटेताजे किसान से कहा, घोड़े को खोल दो। किसान बेचारा डरता डरता घोड़े के निकट गया। घोड़े ने अनजान आदमी को देखते ही तेवर बदलकर कनौतियां खड़ी की। किसान डर कर लौट आया। तब साइंस ने उसे ढकेलकर कहा, बस निरे बछिया के ताऊ ही हो। हल जोतने से क्या अक्ल भी चली जाती है? यह लो घोड़ा टहलाओ। मुंह क्या बनाते हो? कोई सिंह है कि खा जाएगा? किसान ने भय से कांपते हुए रास पकड़ी। उसका घबराया हुआ मुख देखकर हंसी आती थी। पग पग पर घोड़े को चौकन्नी दृष्टि से देखता, मानो वह कोई पुलिस का सिपाही है। रसोई बनाने वाले महाराज एक चारपाई पर लेटे हुए थे। कड़क कर बोले, अरे नवा कहाँ है? चल पानी वानी ला।
हाथ पैर धो दे। कहार ने कहा, अरे किसी के पास जरा सुरती चुना हो तो देना। बहुत देर से तमाकू नहीं खाई। मुख्तार कारिंदा साहब ने इन मेहमानों की दावत का प्रबंध किया। साइंस और कहार के लिए पूरियां बनने लगी। महाराज को सामान दिया गया। मुख्तार साहब इशारे पर दौड़ते थे और दीन किसानों का तो पूछना ही क्या, वे तो बिना दामों के गुलाम थे। सच्चे स्वतंत्र लोग इस समय सेवकों के सेवक बने हुए थे। कई दिन बीत गए। शर्मा जी अपने बंगले में बैठे पत्र और पुस्तकें पढ़ा करते थे। रस्किन के कथनानुसार राजाओं और महात्माओं के सत्संग का सुख लूटते थे। हॉलैंड के कृषि विधान, अमेरिकी शिल्प वाणिज्य और जर्मनी की शिक्षा प्रणाली आदि गूढ़ विषयों पर विचार किया करते थे। गांव में ऐसा कौन था जिसके साथ बैठते? किसानों से बातचीत करने को उनका जी चाहता, पर न जाने क्यों वे उजड़ अक्खड़ लोग उनसे दूर रहते। शर्मा जी का मस्तिष्क कृषि संबंधी ज्ञान का भंडार था। हॉलैंड और डेनमार्क की वैज्ञानिक खेती, उसकी उपज का परिमाण और वहां के कोऑपरेटिव बैंक आदि गहन विषय उनकी जिह्वा पर थे, पर इन गवारों को क्या खबर? यह सब उन्हें झुककर पालागन अवश्य करते और कतरा कर निकल जाते, जैसे कोई मरकहे बैल से बचे। यह निश्चय करना कठिन है कि शर्मा जी की उनसे वार्तालाप करने की इच्छा में क्या रहस्य था, सच्ची सहानुभूति या अपनी सर्वज्ञता का प्रदर्शन। शर्मा जी की डाक शहर से लाने और ले जाने के लिए 2 आदमी प्रतिदिन भेजे जाते। वह लुई कूने की जल चिकित्सा के भक्त थे। मेवों का अधिक सेवन करते थे। एक आदमी इस काम के लिए भी दौड़ाया जाता था। शर्मा जी ने अपने मुख्तार से सख्त ताकीद कर दी थी कि किसी से मुफ्त काम न लिया जाए, तथापि शर्मा जी को यह देखकर आश्चर्य होता था कि कोई इन कामों के लिए प्रसन्नता से नहीं जाता। प्रतिदिन बारी बारी से आदमी भेजे जाते थे। वह इसे भी बेगार समझते थे। मुख्तार साहब को प्रायः कठोरता से काम लेना पड़ता था। शर्मा जी किसानों की इस शिथिलता को मुटमर्दी के सिवा और क्या समझते। कभी कभी वह स्वयं क्रोध से भरे हुए अपने शांति कुटीर से निकल आते और अपनी तीव्र वाक्शक्ति का चमत्कार दिखाने लगते थे। शर्मा जी के घोड़े के लिए घासचारे का प्रबंध भी कुछ कम कष्टदायक न था। रोज संध्या समय डांटपट और रोने चिल्लाने की आवाज उन्हें सुनाई देती थी। एक कोलाहल सा मच जाता था, पर वह इस संबंध में अपने मन को इस प्रकार समझा लेते थे कि घोड़ा भूखों नहीं मर सकता, घास का दाम दे दिया जाता है, यदि इस पर भी यह हाय हाय होती है तो हुआ करे। शर्मा जी को यह कभी नहीं सूझी कि जरा चमारों से पूछ ले कि घास का दाम मिलता है या नहीं। यह सब व्यवहार देख देख कर उन्हें अनुभव होता जाता था कि देहाती बड़े मुटमरद बदमाश हैं। इनके विषय में मुख्तार साहब जो कुछ कहते हैं वह यथार्थ है। पत्रों और व्याख्यानों में उनकी अवस्था पर व्यर्थ गुलकपाड़ा मचाया जाता है। यह लोग इसी बर्ताव के योग्य हैं। जो इनकी दीनता और दरिद्रता का राग अलापते हैं, वह सच्ची अवस्था से परिचित नहीं है। एक दिन शर्मा जी महात्माओं की संगति से उकता कर सैर को निकले। घूमते फिरते खलिहानों की तरफ निकल गए। वहां आम के वृक्ष के नीचे किसानों की गाढ़ी कमाई के सुनहरे ढेर लगे हुए थे। चारों ओर भूसे की आंधी सी उड़ रही थी। बैल अनाज का एक गाल खा लेते थे। यह सब उन्हीं की कमाई है। उनके मुंह में आज चाबी देना बड़ी कृतघ्नता है। गांव के बढ़ी, चमार, धोबी और कुम्हार अपना वार्षिक कर उगाहने के लिए जमा थे। एक और नट ढोल बजा कर अपने करतब दिखा रहा था। कवीश्वर महाराज की अतुल काव्य शक्ति आज उमंग पर थी। शर्मा जी इस दृश्य से बहुत प्रसन्न हुए, परंतु इस उल्लास में उन्हें अपने कई सिपाही दिखाई दिए जो लठ लिए अनाज के ढेरों के पास जमा थे। पुष्पवाटिका में ठूंठ जैसा भद्दा दिखाई देता है अथवा ललित संगीत में जैसे कोई बेसुरी तान कानों को अप्रिय लगती है, उसी तरह शर्मा जी की सहृदयतापूर्ण दृष्टि में
ये मंडराते हुए सिपाही दिखाई दिए। उन्होंने निकट जाकर एक सिपाही को बुलाया। उन्हें देखते ही सबके सब पगड़ियां संभालते दौड़े। शर्मा जी ने पूछा, तुम लोग यहाँ इस तरह क्यों बैठे हो? एक सिपाही ने उत्तर दिया, सरकार, हम लोग असामियों के सिर पर सवार न रहें तो एक कौड़ी वसूल न हो। अनाज घर में जाने की देर है, फिर वह सीधे बात भी न करेंगे, बड़े सरकश लोग हैं। हम लोग रात की रात बैठे रहते हैं। इतने पर भी जहां आंख झपकी ढेर गायब हुआ। शर्मा जी ने पूछा, तुम लोग यहाँ कब तक रहोगे? एक सिपाही ने उत्तर दिया, हुजूर, बनियों को बुलाकर अपने सामने अनाज तौलाते हैं। जो कुछ मिलता है उसमें से लगान काट कर बाकी असामी को देते हैं। शर्मा जी सोचने लगे, जब यह हाल है तो इन किसानों की अवस्था क्यों न खराब हो। यह बेचारे अपने धन के मालिक नहीं हैं। उसे अपने पास रखकर अच्छे अवसर पर नहीं बेच सकते। इस कष्ट का निवारण कैसे किया जाए? यदि मैं इस समय इनके साथ रियायत कर दूं तो लगान कैसे वसूल होगा? इस विषय पर विचार करते हुए वहां से चल दिए। सिपाहियों ने साथ चलना चाहा, पर उन्होंने मना कर दिया। भीड़ भाड़ से उन्हें उलझन होती थी। अकेले ही गांव में घूमने लगे। छोटा सा गांव था, पर सफाई का कहीं नाम न था। चारों ओर से दुर्गंध उठ रही थी। किसी के दरवाजे पर गोबर सड़ रहा था, तो कहीं कीचड़ और कूड़े का ढेर वायु को विषैली बना रहा था। घरों के पास ही घूर पर खाद के लिए गोबर फेंका हुआ था, जिससे गांव में गंदगी फैलने के साथ साथ खाद का सारा अंश धूप और हवा के साथ गायब हो जाता था। गांव के मकान तथा रास्ते बेसिलसिले, बेढंगे तथा टूटे फूटे थे। मोरियों से गंदे पानी के निकास का कोई प्रबंध न होने की वजह से दुर्गंध से दम घुटता था। शर्मा जी ने नाक पर रूमाल लगा ली। सांस रोककर तेजी से चलने लगे। बहुत जी घबराया तो दौड़े और हांफते हुए एक सघन नीम के वृक्ष की छाया में आकर खड़े हो गए। अभी अच्छी तरह सांस भी न लेने पाए थे कि बाबूलाल ने आकर पालागन किया और पूछा, क्या कोई साड़ था? शर्मा जी सांस खींचकर बोले, साड़ से अधिक भयंकर विषैली हवा थी। ओह! यह लोग ऐसी गंदगी में रहते हैं? बाबूलाल ने कहा, रहते क्या हैं, किसी तरह जीवन के दिन पूरे करते हैं। शर्मा जी ने कहा, पर यह स्थान तो साफ है। बाबूलाल ने कहा, जी हाँ, इस तरफ गांव के किनारे तक साफ जगह मिलेगी। शर्मा जी ने कहा, तो उधर इतना मैला क्यों है? बाबूलाल ने कहा, गुस्ताखी माफ हो तो कहूं। शर्मा जी हंसकर बोले, प्राणदान मांगा होता। सच बताओ, क्या बात है? एक तरफ ऐसी स्वच्छता और दूसरी तरफ वह गंदगी। बाबूलाल ने कहा, यह मेरा हिस्सा है और वह आपका हिस्सा है। मैं अपने हिस्से की देखरेख स्वयं करता हूँ, पर आपका हिस्सा नौकरों की कृपा के अधीन है। शर्मा जी ने कहा, अच्छा, यह बात है। आखिर आप क्या करते हैं? बाबूलाल ने कहा, और कुछ नहीं, केवल ताकीद करता रहता हूँ। जहां अधिक मैलापन देखता हूँ, स्वयं साफ करता हूँ। मैंने सफाई का एक इनाम नियत कर दिया है, जो प्रति मास सबसे साफ घर के मालिक को मिलता है। शर्मा जी के लिए एक कुर्सी रख दी गई। वे उस पर बैठ गए और बोले, क्या आप आज ही आए हैं? बाबूलाल ने कहा, जी हाँ, कल तातील है। आप जानते ही हैं कि तातील के दिन मैं भी यहीं रहता हूँ। शर्मा जी ने कहा, शहर का क्या रंग है? बाबूलाल ने कहा, वही हाल, बल्कि और भी खराब। सोशल सर्विस लीग वाले भी गायब हो गए। गरीबों के घरों में मुर्दे पड़े हुए हैं। बाजार बंद हो गए। खाने को अनाज नहीं मिलता है। शर्मा जी ने कहा, भला बताओ तो, ऐसी आग में मैं वहां कैसे रहता? बस लोगों ने मेरी ही जान सस्ती समझ रखी है। जिस दिन मैं यहाँ आ रहा था, आपके वकील साहब मिल गए, बेतरह गरम हो पड़े,
मुझे देशभक्ति के उपदेश देने लगे। जिन्हें कभी भूल कर भी देश का ध्यान नहीं आता, वे भी मुझे उपदेश देना अपना कर्तव्य समझते हैं। कुछ ही देशभक्ति का दावा है। जिसे देखो वही तो देश सेवक बना फिरता है। जो लोग 100 रुपए अपने भोगविलास में फूकते हैं, उनकी गणना भी जाति सेवकों में है। मैं तो फिर भी कुछ न कुछ करता हूँ। मैं भी मनुष्य हूँ, कोई देवता नहीं। धन की अभिलाषा अवश्य है। मैं जो अपना जीवन पत्रों के लिए लेख लिखने में काटता हूँ, देशहित की चिंता में मग्न रहता हूँ, उसके लिए मेरा इतना सम्मान बहुत समझा जाता है। जब किसी सेठ जी या किसी वकील साहब के दरे दौलत पर हाजिर हो जाऊं तो वह कृपा करके मेरा कुशल समाचार पूछ लें। उस पर भी यदि दुर्भाग्यवश किसी चंदे के संबंध में जाता हूं तो लोग मुझे यम का दूत समझते हैं। ऐसी रुखाई का व्यवहार करते हैं जिससे सारा उत्साह भंग हो जाता है। यह सब आपत्तियां तो मैं झेलूं, पर जब किसी सभा का सभापति चुनने का समय आता है तो कोई वकील साहब इसके पात्र समझे जाते हैं जिन्हें अपने धन के सिवा उक्त पद का कोई अधिकार नहीं। तो भाई जो गुड़ खाए वह कान छिदावे। देश हितैषियों का पुरस्कार यही जातीय सम्मान है। जब वहां तक मेरी पहुंच ही नहीं तो व्यर्थ जान क्यों दूं। यदि यह 8 वर्ष मैंने लक्ष्मी की आराधना में व्यतीत किए होते तो अब तक मेरी गिनती बड़े आदमियों में होती। अभी मैंने कितने परिश्रम से देहाती बैंकों पर लेख लिखा, महीनों उसकी तैयारी में लगे, सैकड़ों पत्र पत्रिकाओं के पन्ने उलटने पड़े, पर किसी ने उसके पढ़ने का कष्ट भी न उठाया। यदि इतना परिश्रम किसी और काम में किया होता तो कम से कम स्वार्थ तो सिद्ध होता। मुझे ज्ञात हो गया कि इन बातों को कोई नहीं पूछता। सम्मान और कीर्ति यह सब धन के नौकर हैं। बाबूलाल ने कहा, आपका कहना यथार्थ ही है, पर आप जैसे महानुभाव इन बातों को मन में लावेंगे तो यह काम कौन करेगा। शर्मा जी ने कहा, वही करेंगे जो ऑनरेबल बने फिरते हैं या जो नगर के पिता कहलाते हैं। मैं तो अब देशाटन करूंगा, संसार की हवा खाऊंगा। बाबूलाल समझ गए कि यह महाशय इस समय आपे में नहीं है। विषय बदलकर पूछा, यह तो बताइए, आपने देहात को कैसे पसंद किया? आप तो पहले ही फल यहाँ आए हैं। शर्मा जी ने कहा, बस यही कि बैठे बैठे जी घबराता है। हाँ, कुछ नए अनुभव अवश्य प्राप्त हुए हैं। कुछ भ्रम दूर हो गए। पहले समझता था कि किसान बड़े दीनदुखी होते हैं। अब मालूम हुआ कि यह मुठमरद, अनुदार और दुष्ट हैं। सीधे बात न सुनेंगे, पर कड़ाई से जो काम चाहे करा लो। बस निरे पशु हैं। और तो और लगान के लिए भी उनके सिर पर सवार रहने की जरूरत है। टल जाओ तो कौड़ी वसूल न हो। नालिश कीजिए, बेदखली जारी कीजिए, कुर्की कराइए, यह सब आपत्तियां सहेंगे, पर समय पर रुपया देना नहीं जानते। यह सब मेरे लिए नई बातें हैं। मुझे अब तक इनसे जो सहानुभूति थी वह अब नहीं है। पत्रों में उनकी हीनावस्था के जो मरसिए गाए जाते हैं वह सर्वथा कल्पित है। क्यों, आपका क्या विचार है? बाबूलाल ने सोचकर जवाब दिया, मुझे तो अब तक कोई शिकायत नहीं हुई। मेरा अनुभव यह है कि यह लोग बड़े शीलवान, नम्र और कृतज्ञ होते हैं, परंतु उनके ये गुण प्रकट में नहीं दिखाई देते। उनमें मिलिए और उन्हें मिलाइए तब उनके जौहर खुलते हैं। उन पर विश्वास कीजिए तब वह आप पर विश्वास करेंगे। आप कहेंगे इस विषय में अग्रसर होना उनका काम है और आपका यह कहना उचित भी है, लेकिन शताब्दियों से वह इतने पीसे गए हैं, इतनी ठोकरें खाई है कि उनमें स्वाधीन गुणों का लोपसा हो गया है। जमींदार को वह एक हौआ समझते हैं जिनका काम उन्हें निगल जाना है। वह उनका मुकाबिला नहीं कर सकते, इसलिए छल और कपट से काम लेते हैं जो निर्धनों का एकमात्र आधार है। पर आप एक बार उनके विश्वासपात्र बन जाइए, फिर आप कभी उनकी शिकायत न करेंगे।
बाबूलाल यह बातें कर ही रहे थे कि कई चमारों ने घास के बड़े बड़े गट्ठे लाकर डाल दिए और चुपचाप चले गए। शर्मा जी को आश्चर्य हुआ। इसी घास के लिए इनसे बंगले पर हाय हाय होती है और यहाँ किसी को खबर भी नहीं हुई। बोले, आखिर अपना विश्वास जमाने का कोई उपाय भी है? बाबूलाल ने उत्तर दिया, आप स्वयं बुद्धिमान है। आपके सामने मेरा मुंह खोलना धृष्टता है। मैं इसका एक ही उपाय जानता हूँ। उन्हें किसी कष्ट में देखकर उनकी मदद कीजिए। मैंने उन्हीं के लिए वैद्यक सीखा और एक छोटा मोटा औषधालय अपने साथ रखता हूँ। रुपया मांगते हैं तो रुपया, अनाज मांगते हैं जो अनाज देता हूँ, पर सूद नहीं लेता। इससे मुझे ग्लानि नहीं होती, दूसरे रूप में सूद अधिक मिल जाता है। गांव में 2 अंधी स्त्रियां और 2 अनाथ लड़कियां हैं, उनके निर्वाह का प्रबंध कर दिया है। होता सब उन्हीं की कमाई से है, पर नेकनामी मेरी होती है। इतने में कई असामी आए और बोले, भैया पोत ले लो। शर्मा जी ने सोचा, इसी लगान के लिए मेरे चपरासी खलिहान में चारपाई डालकर सोते हैं और किसानों को अनाज के ढेर के पास फटकने नहीं देते, और वही लगान यहाँ इस तरह आप से आप चला आता है। बोले, यह सब तो तभी हो सकता है जब जमींदार आप गांव में रहे। बाबूलाल ने उत्तर दिया, जी हाँ, और क्यों? जमींदार के गांव में न रहने से इन किसानों को बड़ी हानि होती है। कारिंदों और नौकरों से यह आशा करनी भूल है कि वह इनके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, क्योंकि उनको तो अपना उल्लू सीधा करने से काम रहता है। जो किसान उनकी मुट्ठी गरम करते हैं, उन्हें मालिक के सामने सीधा, और जो कुछ नहीं देते उन्हें बदमाश और सरकश बतलाते हैं। किसानों को बात बात के लिए चूसते हैं। किसान छान छवाना चाहे तो उन्हें दे, दरवाजे पर एक खूंटा तक गाड़ना चाहे तो उन्हें पूजे, एक छप्पर उठाने के लिए 10 रुपए जमींदार को नजराना दे तो 2 रुपए मुंशी जी को जरूर ही देने होंगे। कारिंदे को घी दूध मुफ्त खिलावे, कहीं कहीं तो गेहूं चावल तक मुफ्त हजम कर जाते हैं। जमींदार तो किसानों को चूसते ही हैं, कारिंदे भी कम नहीं चूसते। जमींदार 3 पाव के भाव में रुपए का सेर भर घी ले तो मुंशी जी को अपने घर अपने साले भनोइयों के लिए 18 छटाक चाहिए ही। तनिकतनिक सी बात के लिए डांड और जुर्माना देते देते किसानों के नाक में दम हो जाता है। आप जानते हैं, इसी से और कहीं की 30 रुपया की नौकरी छोड़कर भी जमींदारों की कारिंदागिरी लोग 8 रुपया 10 रुपया में स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि 8 रुपया 10 रुपया का कारिंदा साल में 800 रुपया 1000 रुपया ऊपर से कमाता है। खेद तो यह है कि जमींदार लोगों में शिक्षा की उन्नति के साथ साथ शहर में रहने की प्रथा दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। मालूम नहीं आगे चलकर इन बेचारों की क्या गति होगी। शर्मा जी को बाबूलाल की बातें विचारपूर्ण मालूम हुईं, पर वह सुशिक्षित मनुष्य थे। किसी बात को चाहे वह कितनी ही यथार्थ क्यों न हो, बिना तर्क के ग्रहण नहीं कर सकते थे। बाबूलाल को वह सामान्य बुद्धि का आदमी समझते आए थे। इस भाव में एकाएक परिवर्तन हो जाना असंभव था। इतना ही नहीं, इन बातों का उल्टा प्रभाव यह हुआ कि वह बाबूलाल से चिढ़ गए। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि बाबूलाल अपने सुप्रबंध के अभिमान में मुझे तुच्छ समझता है, मुझे ज्ञान सिखाने की चेष्टा करता है। जो सदैव दूसरों को सद्ज्ञान सिखाने और सम्मान दिखाने का प्रयत्न करता हो, वह बाबूलाल जैसे आदमी के सामने कैसे सिर झुकाता? अतएव जब यहाँ से चले तो शर्मा जी की तर्कशक्ति बाबूलाल की बातों की आलोचना कर रही थी। मैं गांव में क्यों कर रहूं? क्या जीवन की सारी अभिलाषाओं पर पानी फेर दूं? गवारों के साथ बैठे बैठे गप्पे लड़ाया करूं? घड़ी आ घड़ी मनोरंजन के लिए उनसे बातचीत करना संभव है, पर यह मेरे लिए असह्य है कि वह 8 पहर मेरे सिर पर सवार रहें। मुझे तो उन्माद हो जाए। माना कि उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, पर यह कदापि नहीं हो सकता कि उनके लिए मैं अपना जीवन नष्ट कर दूं। बाबूलाल बन जाने की क्षमता मुझमें नहीं है,
कि जिससे बेचारे इस गांव की सीमा के बाहर नहीं जा सकते। मुझे संसार में बहुत काम करना है, बहुत नाम करना है। ग्राम्य जीवन मेरे लिए प्रतिकूल ही नहीं, बल्कि प्राणघातक भी है। यही सोचते हुए वह बंगले पर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि कई कांस्टेबल कमरे के बरामदे में लेटे हुए हैं। मुख्तार साहब शर्मा जी को देखते ही आगे बढ़कर बोले, हुजूर, बड़े दारोगा जी छोटे दारोगा जी के साथ आए हैं। मैंने उनके लिए पलंग कमरे में ही बिछवा दिए हैं। ये लोग जब इधर आ जाते हैं तो ठहरा करते हैं। देहात में इनके योग्य स्थान और कहाँ है। अब मैं इनसे कैसे कहता कि कमरा खाली नहीं है। हुजूर का पलंग ऊपर बिछा दिया है। शर्मा जी अपने अन्य देशहित चिंतक भाइयों की भांति पुलिस के घोर विरोधी थे। पुलिस वालों के अत्याचारों के कारण उन्हें बड़ी घृणा की दृष्टि से देखते थे। उनका सिद्धांत था कि यदि पुलिस का आदमी प्यास से भी मर जाए तो उसे पानी न देना चाहिए। अपने कारिंदे से यह समाचार सुनते ही उनके शरीर में आग सी लग गई। कारिंदे की ओर लाल आंखों से देखा और लपक कर कमरे की ओर चले कि बेईमानों का बोरिया बंधना उठाकर फेंक दूं। वाह, मेरा घर न हुआ कोई होटल हुआ। आकर डट गए। तेवर बदले हुए बरामदे में जा पहुंचे कि इतने में छोटे दारोगा बाबू कोकिला सिंह ने कमरे से निकलकर पालागन किया और हाथ बढ़ाकर बोले, अच्छी साइड से चला था कि आपके दर्शन हो गए। आप मुझे भूल तो न गए होंगे। यह महाशय 2 साल पहले सोशल सर्विस लीग के उत्साही सदस्य थे। इंटरमीडिएट फेल हो जाने के बाद पुलिस में दाखिल हो गए थे। शर्मा जी ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। क्रोध शांत हो गया। मुस्कराने की चेष्टा करके बोले, भूलना बड़े आदमियों का काम है। मैंने तो आपको दूर ही से पहचान लिया था। कहिए, इसी थाने में है क्या? कोकिला सिंह बोले, जी हाँ, आजकल यहीं हूँ। आइए, आपको दारोगा जी से परिचय करा दूं। भीतर आराम कुर्सी पर लेटे दारोगा जुल्फिकार अली खां हुक्का पी रहे थे। बड़े डीलडौल के मनुष्य थे। चेहरे से रोब टपकता था। शर्मा जी को देखते ही उठकर हाथ मिलाया और बोले, जनाब से नियाज हासिल करने का शौक मुद्दत से था। आज खुशनसीब मौका भी मिल गया। इस मुदाखिलत बेजा को मुआफ फरमाइएगा। शर्मा जी को आज मालूम हुआ कि पुलिस वालों को अशिष्ट कहना अन्याय है। हाथ मिलाकर बोले, यह आप क्या फरमाते हैं? यह आपका घर है। पर इसके साथ ही पुलिस पर आक्षेप करने का ऐसा अच्छा अवसर हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। कोकिला सिंह से बोले, आपने तो पिछले साल कॉलेज छोड़ा है, लेकिन आपने नौकरी भी की तो पुलिस की। बड़े दारोगा जी यह ललकार सुनकर संभल बैठे और बोले, क्यों जनाब, क्या पुलिस ही सारे महकमों से गया गुजरा है? ऐसा कौन सा सेगा है जहां रिश्वत का बाजार गर्म नहीं? अगर आप ऐसे एक भी सेगा का नाम बता दीजिए तो मैं ताउम्र आपकी गुलामी करूं। मुलाजमत करके रिश्वत लेना मुहाल है। तामील के सेगे को बेलौस कहा जाता है, मगर मुझको इसका खूब तजर्बा हो चुका है। अब मैं किसी रास्तबाजी के दावे को तस्लीम नहीं कर सकता और दूसरे सेगों की निस्बत तो मैं नहीं कह सकता, मगर पुलिस में जो रिश्वत नहीं लेता उसे मैं अहमक समझता हूँ। मैंने 2-1 दयानतदार सब इंस्पेक्टर देखे हैं, पर उन्हें हमेशा तबाह देखा। कभी मातुई, कभी मुअत्तल, कभी बर्खास्त। चौकीदार और कांस्टेबल बेचारे थोड़ी औकात के आदमी हैं, इनका गुजारा क्यों कर हो? वही हमारे हाथ पाव हैं, उन्हीं पर हमारी नेकनामी का दारमदार है। जब वह खुद भूखों मरेंगे तब हमारी मदद करेंगे। जो लोग हाथ बढ़ाकर लेते हैं, खुद खाते हैं, दूसरों को खिलाते हैं, अफसरों को खुश रखते हैं, उनका शुमार कारगुजार, नेकनाम आदमियों में होता है। मैंने तो यही अपना वसूल बना रखा है और खुदा का शुक्र है कि अफसर और मातहत सभी खुश हैं।
शर्मा जी ने कहा, इसी वजह से तो मैंने ठाकुर साहब से कहा था कि आप क्यों इस सेगे में आए। जुल्फिकार अली खां गरम होकर बोले, आए तो मुहकमे पर कोई एहसान नहीं किया। किसी दूसरे सेगे में होते तो अभी तक ठोकरे खाते होते, नहीं तो घोड़े पर सवार नौशा बने घूमते हैं। मैं तो बात सच्ची कहता हूँ, चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी। इनसे पूछिए, हराम की कमाई अकेले आज तक किसी को हजम हुई है? यह नए लोग जो आते हैं, उनकी यह आदत होती है कि जो कुछ मिले अकेले ही हजम कर लें। चुपके चुपके लेते हैं और थाने के अहलकार मुंह ताकते रह जाते हैं। दुनिया की निगाह में ईमानदार बनना चाहते हैं, पर खुदा से नहीं डरते। अबे, जब हम खुदा ही से नहीं डरते तो आदमियों का क्या खौफ। ईमानदार बनना हो तो दिल से बनो। सच्चाई का स्वांग क्यों भरते हो? यह हजरत छोटी छोटी रकमों पर गिरते हैं। मारे गरूर के किसी आदमी से राय तो लेते नहीं। जहां आसानी से 100 रुपए मिल सकते हैं, वहां 5 रुपए में बुलबुल हो जाते हैं। कहीं दूधवाले के दाम मार लिए, कहीं हज्जाम के पैसे दबा लिए, कहीं बनिए से निरख के लिए झगड़ बैठे। यह अफसरी नहीं, लुच्चापन है, गुनाह बेलज्जत, फायदा तो कुछ नहीं, बदनामी मुफ्त। मैं बड़े बड़े शिकारों पर निगाह रखता हूँ। यह पिद्दी और बटेर मातहतों के लिए छोड़ देता हूँ। हलफ से कहता हूँ, गरज बुरी शय है। रिश्वत देने वालों से ज्यादा अहमक अंधे आदमी दुनिया में न होंगे। ऐसे कितने ही उल्लू आते हैं जो महज यह चाहते हैं कि मैं उसके किसी पट्टीदार या दुश्मन को 2-4 खोटीखरी सुना दूं। कई ऐसे बेईमान जमींदार आते हैं जो यह चाहते हैं कि वह असामियों पर जुल्म करते रहें और पुलिस दखल न दे। इतने ही के लिए वह सैकड़ों रुपए मेरी नजर करते हैं और खुशामद घालू में। ऐसे अक्ल के दुश्मनों पर रहम करना हिमाकत है। जिले में मेरे इस इलाके को सोने की खान कहते हैं। इस पर सबके दांत रहते हैं। रोज एक न एक शिकार मिलता रहता है। जमींदार निरे जाहिल, लंठ, जराजरा सी बात पर फौजदारियां कर बैठते हैं। मैं तो खुदा से दुआ करता रहता हूँ कि यह हमेशा इसी जहालत के गड्ढे में पड़े रहें। सुनता हूँ कोई साहब आम तालीम का सवाल पेश कर रहे हैं, उस भले मानुस को न जाने क्या धुन है। शुक्र है कि हमारी आली फहम सरकार ने नामंजूर कर दिया। बस इस सारे इलाके में एक यही आपका पट्टीदार अलबत्ता समझदार आदमी है। उसके यहाँ मेरी या और किसी की दाल नहीं गलती और लुत्फ यह कि कोई उससे नाखुश नहीं। बस मीठी मीठी बातों से मन भर देता है। अपने असामियों के लिए जान देने को हाजिर, और हलफ से कहता हूँ कि अगर मैं जमींदार होता तो इसी शख्स का तरीका अख्तियार करता। जमींदार का फर्ज है कि अपने असामियों को जुल्म से बचाए, उन पर शिकारियों का वार न होने दे। बेचारे गरीब किसानों की जान के तो सभी ग्राहक होते हैं, और हलफ से कहता हूँ उनकी कमाई उनके काम नहीं आती। उनकी मेहनत का मजा हम लूटते हैं। यूं तो जरूरत से मजबूर होकर इंसान क्या नहीं कर सकता, पर हक यह है कि इन बेचारों की हालत वाकई रहम के काबिल है और जो शख्स उनके लिए सीना सिपर हो सके उसके कदम चूमने चाहिए। मगर मेरे लिए तो वही आदमी सबसे अच्छा है जो शिकार में मेरी मदद करे। शर्मा जी ने इस बकवाद को बड़े ध्यान से सुना। वह रसिक मनुष्य थे। इसकी मार्मिकता पर मुग्ध हो गए। सहृदयता और कठोरता के ऐसे विचित्र मिश्रण से उन्हें मनुष्यों के मनोभावों का एक कौतूहलजनक परिचय प्राप्त हुआ। ऐसी वक्तृता का उत्तर देने की कोशिश करना व्यर्थ था। बोले, क्या कोई तहकीकात है या महज गश्त? दारोगा जी बोले, जी नहीं, महज गश्त। आजकल किसानों के फसल के दिन हैं। यही जमाना हमारी फसल का भी है। शेर को भी तो मांद में बैठे बैठे शिकार नहीं मिलता, जंगल में घूमता है। हम भी शिकार की तलाश में हैं। किसी पर खुफिया फरोशी का इल्जाम लगाया
किसी को चोरी का माल खरीदने के लिए पकड़ा, किसी को हमलहराम का झगड़ा उठाकर फांसा। अगर हमारे नसीब से डाका पड़ गया तो हमारी पांचों अंगुलियां घी में समझिए। डाकू तो नोच खसोट कर भागते हैं, असली डाका हमारा पड़ता है। आसपास के गांव में झाड़ी फेर देते हैं, खुदा से शबोरोज दुआ किया करते हैं कि परवरदिगार कहीं से रिजक भेज, झूठे सच्चे डाके की खबर आवे। अगर देखा कि तकदीर पर शाकिर रहने से काम नहीं चलता तो तदवीर से काम लेते हैं। जरा से इशारे की जरूरत है, डाका पड़ते क्या देर लगती है। आप मेरी साफगोई पर हैरान होते होंगे। अगर मैं अपने सारे हथकंडे बयान करूं तो आप यकीन न करेंगे, और लुत्फ यह कि मेरा शुमार जिले के निहायत होशियार, कारगुजार, दयानतदार सब इंस्पेक्टरों में है। फर्जी डाके डलवाता हूं, फर्जी मुल्जिम पकड़ता हूं, मगर सजाएं असली दिलवाता हूं। शहादतें ऐसी गढ़ता हूं कि कैसा ही बैरिस्टर का चचा क्यों न हो, उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता। इतने में शहर से शर्मा जी की डाक आ गई। वे उठ खड़े हुए और बोले, दारोगा जी, आपकी बातें बड़ी मजेदार होती हैं, अब इजाजत दीजिए। डाक आ गई है, जरा उसे देखना है। चांदनी रात थी। शर्मा जी खुली छत पर लेटे हुए एक समाचार पत्र पढ़ने में मग्न थे। अकस्मात कुछ शोरगुल सुनकर नीचे की तरफ झांका तो क्या देखते हैं कि गांव के चारों तरफ से कांस्टेबलों के साथ किसान चले आ रहे हैं। बहुत से आदमी खलिहान की तरफ से बड़बड़ाते आते थे। बीच बीच में सिपाहियों की डांट फटकार की आवाजें भी कानों में आती थी। यह सब आदमी बंगले के सामने सहन में बैठते जाते थे। कहीं कहीं स्त्रियों का आर्तनाद भी सुनाई देता था। शर्मा जी हैरान थे कि मामला क्या है। इतने में दारोगा जी की भयंकर गरज सुनाई पड़ी, हम एक ना मानेंगे, सब लोगों को थाने चलना होगा। फिर सन्नाटा हो गया। मालूम होता था कि आदमियों में कानाफूसी हो रही है। बीच बीच में मुख्तार साहब और सिपाहियों के हृदय विदारक शब्द आकाश में गूंज उठते। फिर ऐसा जान पड़ा कि किसी पर मार पड़ रही है। शर्मा जी से अब न रहा गया। वह सीढ़ियों के द्वार पर आए, कमरे में झांक कर देखा। मेज पर रुपए गिने जा रहे थे। दारोगा जी ने फरमाया, इतने बड़े गांव में सिर्फ यही? मुख्तार साहब ने उत्तर दिया, अभी घबराइए नहीं, अब की मुखियों की खबर ली जाए, रुपयों का ढेर लग जाता है। यह कहकर मुख्तार ने कई किसानों को पुकारा, पर कोई न बोला। तब दारोगा जी का गगनभेदी नाद सुनाई दिया, यह लोग सीधे न मानेंगे, मुखियों को पकड़ लो, हथकड़ियां भर दो, एक एक को डामुल भिजवाऊंगा। यह नादिरशाही हुक्म पाते ही कांस्टेबलों का दल उन आदमियों पर टूट पड़ा। ढोल सी पिटने लगी। क्रंदन ध्वनि से आकाश गूंज उठा। शर्मा जी का रक्त खौल रहा था। उन्होंने सदैव न्याय और सत्य की सेवा की थी। अन्याय और निर्दयता का यह करुणात्मक अभियान उनके लिए असह्य था। अचानक किसी ने रोकर कहा, दोहाई सरकार की, मुख्तार साहब हम लोगन को हक नाहक मरवाए डारत हैं। शर्मा जी क्रोध से कांपते हुए धमधम कोठे से उतर पड़े। यह दृढ़ संकल्प कर लिया कि मुख्तार साहब को मारे हंटरों के गिरा दूं, पर जनसेवा में मनोवेगों को दबाने की बड़ी प्रबल शक्ति होती है। रास्ते ही में संभल गए। मुख्तार को बुलाकर कहा, मुंशी जी, आपने यह क्या गुलकपाड़ा मचा रखा है? मुख्तार ने उत्तर दिया, हुजूर, दारोगा जी ने इन्हें एक डाके की तहकीकात में तलब किया है। शर्मा जी बोले, जी हाँ, इस तहकीकात का अर्थ मैं खूब समझता हूँ। घंटे भर से इसका तमाशा देख रहा हूँ। तहकीकात हो चुकी या कसर बाकी है? मुख्तार ने कहा, हुजूर, दारोगा जी जाने, मुझे क्या मतलब। दारोगा जी बड़े चतुर पुरुष थे।
मुख्तार साहब की बातों से उन्होंने समझा था कि शर्मा जी का स्वभाव भी अन्य जमींदारों के सदृश है, इसलिए वह बेखटके थे, पर इस समय उन्हें अपनी भूल ज्ञात हुई। शर्मा जी के तेवर देखे, नेत्रों से क्रोधाग्नि की ज्वाला निकल रही थी। शर्मा जी की शक्तिशालीनता से भलीभांति परिचित थे। समीप आकर बोले, आपके इस मुख्तार ने मुझे बड़ा धोखा दिया, वरना मैं हलफ से कहता हूँ कि यहाँ यह आग न लगती। आप मेरे मित्र बाबू कोकिला सिंह के मित्र हैं और इस नाते से मैं आपको अपना मुरब्बी समझता हूँ, पर इस नामर्दूद बदमाश ने मुझे बड़ा चकमा दिया। मैं भी ऐसा अहमक था कि इसके चक्कर में आ गया। मैं बहुत नादिम हूँ कि हिमाकत के 22 जनाब को इतनी तकलीफ हुई। मैं आपसे मुआफ़ी का सायल हूँ। मेरी एक दोस्ताना इल्तमाश यह है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो इस शख्स को बरतरफ कर दीजिए। यह आपकी रियासत को तबाह किए डालता है। अब मुझे भी इजाजत हो कि अपने मनहूस कदम यहाँ से ले जाऊं। मैं हलफ से कहता हूँ कि मुझे आपको मुंह दिखाते शर्म आती है। यहाँ तो यह घटना हो रही थी, उधर बाबूलाल अपने चौपाल में बैठे हुए इसके संबंध में अपने कई असामियों से बातचीत कर रहे थे। शिवदीन ने कहा, भैया आप जाके दारोगा जी को काहे नहीं समझावत हो। राम राम। ऐसन अंधेर। बाबूलाल ने कहा, भाई मैं दूसरे के बीच में बोलने वाला कौन? शर्मा जी तो वही हैं। वह आप ही बुद्धिमान है, जो उचित होगा करेंगे। यह आज कोई नई बात थोड़े ही है। देखते तो हो कि आए दिन एक न एक उपद्रव मचा ही रहता है। मुख्तार साहब का इसमें भला होता है। शर्मा जी से मैं इस विषय में इसलिए कुछ नहीं कहता कि शायद वे यह समझें कि मैं ईर्ष्यावश शिकायत कर रहा हूँ। रामदास ने कहा, शर्मा जी कोठा पर हैं और नीचू बेचारन पर मार परत है। देखा नहीं जात है। जिनसे मुराद पाए जात है, उनका छोड़े देत हैं। मौका तो जान परत है कि ई तहकीकात सहकीकात सब रुपयन के खातिर कीन जात है। बाबूलाल ने कहा, और काहे के लिए की जाती है? दारोगा जी ऐसे ही शिकार ढूंढा करते हैं, लेकिन देख लेना शर्मा जी अब की मुख्तार साहब की जरूर खबर लेंगे। वह ऐसे वैसे आदमी नहीं है कि यह अंधेर अपनी आंखों से देखें और मौन धारण कर लें। हाँ, यह तो बताओ अब की कितनी ऊख बोई है? रामदास ऊख बोए ढेर रहे, मुदा दुष्टन के मारे बचे पावे। तू मानत नाही भैया, पर आखन देखी बात है कि कराह के कराह रस जर गवा और छटा को भर माल न परा। न जानी अस कौन मंतर मार देत है। बाबूलाल ने कहा, अच्छा, अब की मेरे कहने से यह हानि उठा लो। देखो ऐसा कौन बड़ा सिद्ध है जो कराही का रस उड़ा देता है? जरूर इसमें कोई ना कोई बात है। इस गांव में जितने कोल्हू जमीन में गड़े पड़े हैं, उनसे विदित होता है कि पहले यहाँ ऊख बहुत होती थी, किंतु अब बेचारी का मुंह भी मीठा नहीं होने पाता। शिवदीन बोले, अरे भैया, हमारे होश में ये सब कोल्हू चलत रहे हैं। माघ पूस में रात भर गांव में मेला लगा रहत रहा, पर जब से ये नासिनी विद्या फैली है तब से को का ऊख के नेरे जाए का हियाव नहीं परत है। बाबूलाल ने कहा, ईश्वर चाहेंगे तो फिर वैसी ही ऊख लगेगी। अब की मैं इस मंत्र को उलट दूंगा। भैया यह तो बताओ, अगर ऊख लग जाए और माल पड़े तो तुम्हारी पट्टी में 1000 का गुड़ हो जाएगा? हरखू ने हंसकर कहा, भैया कैसी बात कहते हो, 1000 तो 5 बीघा में मिल सकत है। हमारे पट्टी में 25 बीघा से कम ऊख नहीं था। कुछो न परे तो 2500 कहूँ नहीं गए हैं। बाबूलाल ने कहा, तब तो आशा है कि कोई 50 रुपए बयाई में मिल जाएंगे। यह रुपए गांव की सफाई में खर्च होंगे। इतने में एक युवा मनुष्य दौड़ता हुआ आया और बोला, भैया ऊ तहकीकात देखे गैल रहली। दारोगा जी सबका डांटत मारत रहे। देवी मुखिया बोला, मुख्तार साहब, हमका चाहे काट डारो, मुदा हम एक कौड़ी न देबे।
थाना कचहरी जहाँ कहो चले के तैयार हई। ई सुन के मुख्तार लाल हुई गयेन। 4 सिपाहिन से कहेन कि एही का पकड़ी के खूब मारो। तब देवी चिल्लाए चिल्लाए रोवे लागल। इतने में शर्मा जी कोठी पर से खटखट उतरेन और मुख्तार का लगे डांटे। मुख्तार ठारे झूर होए गयेन। दारोगा जी धीरे से घोड़ा मंगवाए के भागेन। मनई शर्मा जी का असीसत चला जात है। बाबूलाल ने कहा, यह तो मैं पहले ही कहता था कि शर्मा जी से यह अन्याय न देखा जाएगा। इतने में दूर से एक लालटेन का प्रकाश दिखाई दिया। एक आदमी के साथ शर्मा जी आते हुए दिखाई दिए। बाबूलाल ने असामियों को वहां से हटा दिया, कुर्सी रखवा दी और बढ़कर बोले, आपने इस समय क्यों कष्ट किया, मुझको बुला लिया होता। शर्मा जी ने नम्रता से उत्तर दिया, आपको किस मुंह से बुलाता, मेरे सारे आदमी वहां पीटे जा रहे थे, उनका गला दबाया जा रहा था और आप पास न फटके। मुझे आपसे मदद की आशा थी। आज हमारे मुख्तार ने गांव में लूट मचा दी थी। मुख्तार की और क्या कहूँ, बेचारा थोड़े औकात का आदमी है। खेद तो यह है कि आपके दारोगा जी भी उसके सहायक थे। कुशल यह थी कि मैं वहां मौजूद था। बाबूलाल ने कहा, बहुत लज्जित हूँ कि इस अवसर पर आपकी कुछ सेवा न कर सका, पर बात यह है कि मेरे वहां जाने से मुख्तार साहब और दारोगा दोनों ही अप्रसन्न होते। मुख्तार मुझसे कई बार कह चुके हैं कि आप मेरे बीच में न बोला कीजिए। मैं आपसे कभी गांव की दशा इस भय से न कहता था कि शायद आप समझें कि मैं ईर्ष्या के कारण ऐसा कहता हूँ। यहाँ यह कोई नई बात नहीं है। आए दिन ऐसी ही घटनाएं होती रहती हैं, और कुछ इसी गांव में नहीं, जिस गांव को देखिए यही दशा है। इन सब आपत्तियों का एकमात्र कारण यह है कि देहातों में कर्मप्रायण, विद्वान और नीतिज्ञ मनुष्यों का अभाव है। शहर के सुशिक्षित जमींदार, जिनसे उपकार की बहुत कुछ आशा की जाती है, सारा काम कारिंदों पर छोड़ देते हैं। रहे देहात के जमींदार सो निरक्षर भट्टाचार्य हैं। अगर कुछ थोड़े बहुत पढ़े भी हैं, तो अच्छी संगति न मिलने के कारण उनमें बुद्धि का विकास नहीं है। कानून के थोड़े से दफे सुनसुना लिए हैं, बस उसी की रट लगाया करते हैं। मैं आपसे सत्य कहता हूँ, मुझे जरा भी खबर होती तो मैं आपको सचेत कर दिया होता। शर्मा जी ने कहा, खैर यह बला तो टली, पर मैं देखता हूँ कि इस ढंग से काम न चलेगा। अपने असामियों को आज इस विपत्ति में देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। मेरा मन बार बार मुझको इन सारी दुर्घटनाओं का उत्तरदाता ठहराता है। जिनकी कमाई खाता हूँ, जिनकी बदौलत टमटम पर सवार होकर रईस बना घूमता हूँ, उनके कुछ स्वत्व भी तो मुझ पर हैं। मुझे अब अपनी स्वार्थांधता स्पष्ट दिख पड़ती है। मैं आप अपनी ही दृष्टि में गिर गया हूँ। मैं सारी जाति के उद्धार का बीड़ा उठाए हुए हूँ। सारे भारतवर्ष के लिए प्राण देता फिरता हूँ, पर अपने घर की खबर ही नहीं। जिनकी रोटियां खाता हूँ, उनकी तरफ से इस तरह उदासीन हूँ। अब इस दुर्वस्था को समूल नष्ट करना चाहता हूँ। इस काम में मुझे आपकी सहायता और सहानुभूति की जरूरत है। मुझे अपना शिष्य बनाइए। मैं याचक भाव से आपके पास आया हूँ। इस भार को संभालने की शक्ति मुझ में नहीं। मेरी शिक्षा ने मुझे किताबों का कीड़ा बनाकर छोड़ दिया और मन के मोदक खाना सिखाया। मैं मनुष्य नहीं, किंतु नियमों का पोथा हूँ। आप मुझे मनुष्य बनाइए। मैं अब यहीं रहूंगा, पर आपको भी यहीं रहना पड़ेगा। आपकी जो हानि होगी उसका भार मुझ पर है। मुझे सार्थक जीवन का पाठ पढ़ाइए। आपसे अच्छा गुरु मुझे न मिलेगा। संभव है कि आपका अनुगामी बनकर मैं अपना कर्तव्य पालन करने योग्य हो जाऊं। तो दोस्तों, ये थी मुंशी प्रेमचंद की गहरी सीख देने वाली कहानी। उपदेश हमें सिखाती है कि सच्ची सेवा भाषणों में नहीं,
बल्कि कर्म में होती है। अगर आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक और दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको क्या सीख मिली और चैनल ऑडियो ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नई सीख के साथ। तब तक सुनते रहिए, सीखते रहिए। ऑडियो ज्ञान हिंदी।